जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण का प्रभाव न सिर्फ सूर्य और चंद्रमा पर पड़ता है बल्कि सभी राशियों पर भी इसका असर देखा जाता है। पंचांग के अनुसार 7 सितंबर 2025 रविवार को दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण खरगास चंद्र ग्रहण होगा जो ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। 7 सितंबर 2025 रविवार को रात 9:58 से 1:26 बजे तक रहेगा। कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट होगी। यह ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में घटित होगा। अतः विशेष रूप से कुंभ राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव अधिक रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य राशियों पर भी यह ग्रहण सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के समय ऐसा माना जाता है कि राहु ने चंद्रमा को निगल लिया था। इस मान्यता की शुरुआत समुद्र मंथन से जुड़ी है। उस समय सौरभानु नामक असुर ने देवताओं के बीच बैठकर धोखे से अमृत पान किया था। तब सूर्य और चंद्रमा ने यह देखा तो भगवान विष्णु को अवगत कराया। इस पर क्रोधित होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। आलंकित अमृत पीने के कारण सौरभानु की मृत्यु नहीं हो सकी बल्कि उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए जिन्हें राहु और केतु का नाम दिया जाता है। तभी से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के साथ शत्रुता रखते हैं और ग्रहण के समय इन दोनों पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक विज्ञान के अनुसार चंद्र ग्रहण का कारण है। भौतिक विज्ञान की मानो तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में चला जाता है या पृथ्वी की छाया से गुजरती है। उस समय चंद्रमा पर पड़ी सूर्य की रोशनी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाने से रुक जाती है। ऐसे में जब पृथ्वी से रोशनी परिवर्तित होकर चंद्रमा पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का रंग बदल कर लाल दिखाई देता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी की छाया चंद्र ग्रहण की अवधि में जब चंद्रमा पर पड़ती है तो 2 भागों में बढ़ जाती है जिसे उपछाया और परछाया कहा जाता है। चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया जहाँ पूरा अंधकार न होकर थोड़ी रोशनी होती है उसे उपछाया कहते हैं। चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया जहाँ पूरा अंधेरा होता है उसे परछाया कहते हैं। यदि चंद्रमा पूरी तरह न होकर केवल आंशिक रूप से परछाया से निकलता है लेकिन पूरी तरह पार नहीं करता, इस स्थिति को आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल से बिना परिवर्तित हुए सूर्य की रोशनी चंद्रमा के जितने अंश पर पड़ेगी उतना अंश ही लाल रंग का दिखाई देगा। भारत में अधिकतर जगहों से आंशिक चंद्र ग्रहण ही देखा जाएगा तथा पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत के पूर्वी हिस्सों में देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण तभी संभव है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सरल रेखा में हो। एक साल में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उपछाया से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लग जाता है। चंद्र ग्रहण तभी संभव है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है और सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती। आज हमने चंद्रमा के रहस्य से आपको अवगत कराया। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। किसी भी चंद्र ग्रहण से पहले के एक निश्चित समय को सूतक काल माना जाता है। सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ग्रहण और सूतक काल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए विशेष विचार किया जाता है। कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले का समय सूतक काल कहलाया जाता है। ऐसे में बहुत सारे कार्य वर्जित हैं। ग्रहण और सूतक काल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए विशेष विचार किया जाता है और कुछ सावधानियां भी अपनाई जाती हैं। चंद्र ग्रहण के दिन क्या करें?
चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले का समय सूतक काल माना जाता है। ऐसे समय में बहुत सारे कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहण काल तथा सूतक काल को ध्यान में रखकर ही पहले ही कर लेना चाहिए। ग्रहण के दिन सूतक काल में और ग्रहण के समय भोजन या तरल पदार्थ लेना शुभ नहीं होता, मगर बच्चे, बूढ़े और बीमार व्यक्ति के लिए यह नियम में थोड़ी ढील दी जाती है। इस वजह से सभी लोगों को केवल 3 घंटे के लिए भोजन और तरल पदार्थ लेना मना होता है। ग्रहण काल की अवधि में गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के समय बाहर न निकलकर घर के अंदर रहना ही उचित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर ग्रहण की किरणों का विपरीत प्रभाव पड़ता है और गर्भपात होने की भी आशंका होती है। इसके अलावा गर्भवती स्त्री को किसी भी प्रकार की सिलाई या काटने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से भी शिशु पर विपरीत असर पड़ता है। यही वजह है कि गर्भवती स्त्रियां अपने सभी आवश्यक कार्य ग्रहण काल को ध्यान में रखकर पहले ही करती हैं। ग्रहण के समय तेल मालिश करना, दातुन करना, मल मूत्र का त्याग जैसे कार्य वर्जित होते हैं। इतना ही नहीं, ग्रहण के समय रखे हुए भोजन को स्वस्थ नहीं माना जाता, मगर बहुत सारे खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रहण के बाद भी प्रयोग किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों को ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसमें कुसा या तुलसी पत्र को डाल दिया जाता है। इस प्रकार कुछ सावधानियों को ध्यान में रखकर हमें ग्रहण के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। वहीं ग्रहण के दौरान भगवान की पूजा करना, ध्यान मंत्र करना विशेष फलदायक होता है। ग्रहण समाप्ति के बाद सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। ऐसे में ग्रहण समाप्ति के बाद घर को साफ स्वच्छ करें, तुरंत स्नान करना चाहिए। ग्रहण के बाद ताज़ा भोजन बनाकर ही ग्रहण करें। ब्राह्मणों को खाद्य सामग्री, वस्त्र तथा दक्षिणा दान में देनी चाहिए। ग्रहण के बाद किसी भी प्रकार का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इनके साथ ही आप चंद्र ग्रहण के दौरान अपनाए गए सभी नियमों का त्याग कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद किए जाने वाले कुछ सामान्य उपाय: घर का ध्यानपूर्वक साफ सफाई करें, पूरे घर में धूप दिखाएं। ग्रहण के बाद स्नान तथा पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करें। घर के मंदिर को शुद्ध करने के लिए वहां गंगा जल का छिड़काव करें। ग्रहण काल में जिन वस्त्रों को पहना था उन्हें दोबारा नहीं पहनना चाहिए। वस्त्रों को धो लेना चाहिए या दान कर देना चाहिए। ग्रहण के बाद दान देना, साथ ही अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान करना अति आवश्यक है। ग्रहण के बाद भगवान शिव की पूजा करना लाभकारी है। चंद्र ग्रहण के बाद हनुमान जी की पूजा करना चोला चढ़ाने का विधान है। ग्रहण के बाद तेल, तिल या 3 सूखे नारियल का दान करने से भी ग्रहण के प्रभाव कम हो जाते हैं। तुलसी जी भी ग्रहण का प्रभाव पड़ता है, इसलिए उन पर भी थोड़ा सा गंगा जल छिड़क देना चाहिए। गाय, पशु पक्षी को चारा या दाना देना चाहिए। ये अपनी राशि के अनुसार भी कुछ उपाय करने चाहिए। ये थी ग्रहण के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।